ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चार्ज है, तो एक पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो क्या होता है, -4 होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, क्या होता है उसको एग्जांपल से समझेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के निकालने के जो रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, उन रूल्स के बारे में बात करेंगे, उसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है ना, तो एक एक रूल बहुत अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। अब देखो, ये ऐसे रूल्स होते हैं ना, ये जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के जो रूल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो इन रूल्स का यूज करके आप दूसरों का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। बात समझ रहे हो? तो रूल्स में जो हम जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना है। बात समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन में वो पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखो, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही आप बता सकते हो। ठीक है, आपको रूल्स का यूज करके दूसरों का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलो। तो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ या फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ठीक है, और फिर इसको समझते हैं जरा। तो लिखो जरा, इसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द फॉर्मल चार्ज, इज डिफाइंड एज द फॉर्मल चार्ज, या फिर फिक्सियस चार्ज, फिक्सियस चार्ज, या फिर सूडो चार्ज भी लिख सकते हो आप, सूडो चार्ज, सूडो चार्ज, या फिर आप रेसिडुअल चार्ज भी कह सकते हो, रेसिडुअल चार्ज, या फिर सिंपल आप हाइपोथेटिकल चार्ज कह सकते हो, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल चार्ज। ठीक है, तो हम यहां पर जो एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो वो क्या होता है आपका, फॉर्मल चार्ज, फिक्सियस चार्ज, सूडो चार्ज, मतलब नकली चार्ज होता है, कोई रियल चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, इमेजिनरी चार्ज होता है ये। ठीक है, रेसिडुअल चार्ज या फिर हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम, ऑन एन एटम in a particular compound, in a particular compound, if all of its bonds, if all of its bonds with different atoms, with different atoms, with different atoms are fully ionic, are fully ionic। अब देखो जरा, इसको समझते हैं कि भाई आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स हैं। आपको एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक कंपाउंड है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है। ठीक है, अब इसको जरा समझो। ठीक है, देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड होता है, मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड हमेशा को ये किसके बीच में बनता है, कैटाइन और अनाइन के बीच में बनता है। ठीक है, कैटाइन के ऊपर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होता है और अनाइन पे आपका फुल्ली नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वहां पे आपको जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर आपको रियल चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है ना, वहां पे रियल चार्ज होता है। ठीक है, फुल्ली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो आपका अनाइन है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो आपका कैटाइन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो रियल चार्ज देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर जब आप कोई कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं, मोस्टली जनरली कह रहा हूं, वो कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि वहां पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, तो हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया, मतलब बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या आ जाता है आपका पार्शियल नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डाइपोल आ जाता है। ठीक है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है आपका पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, मतलब पॉजिटिव डाइपोल आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर चार्जेस का क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। बात समझ रहे हो? पर ये कोई रियल चार्ज नहीं होता है, ये कोई रियल चार्ज नहीं होता है। तो अगर आपको किसी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप वहां पर जिस भी एटम का निकालना चाहते हो वो एटम उस कंपाउंड में जितने भी एटम के साथ जुड़ा हुआ है आप सारे बॉन्ड्स को क्या मानोगे, आयनिक मानोगे। क्योंकि आयनिक अगर आप मानते हो, आयनिक अगर आप मानोगे तभी वहां पे आप रियल चार्ज दिखा सकते हो। ठीक है ना, तभी आप वहां पे रियल चार्ज दिखा सकते हो। तो इसलिए हम सारे कोवलेंट बॉन्ड्स को क्या मानेंगे, आयनिक मानेंगे, और फिर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर चार्जेस का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। ठीक है, समझ गए इतनी बातें? अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे, तो इसलिए याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपका फॉर्मल चार्ज, फिक्सियर चार्ज, सूडो चार्ज, रेसिडुअल चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज, मतलब ये इमेजिनरी चार्ज होता है। सिंपल सी बात है, इमेजिनरी चार्ज होता है, कोई रियल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, पर इसको हम निकालते कैसे हैं, वही आयनिक मान के, मतलब रियल मान के ही निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, हम रियल मान के ही इसको निकालते हैं। बात समझ रहे हो? तो इसको अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है, तो अभी वो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, अभी आगे इसमें और लिखते हैं जरा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई है? चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखना है जरा। ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड। भाई किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में आप एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितना हो रहा है, कितनी, ठीक है ना, कितना ऑक्सीडेशन कितना रिडक्शन हो रहा है, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है और कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, रिप्रेजेंट्स, आगे लिखो, रिप्रेजेंट्स, represents the extent of, represents the extent of oxidation, represents the extent of oxidation और reduction, और reduction, reduction, या फिर आप इसको वैसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये आपको कब चेक करना है, कब चेक करना है, जब एलिमेंट किस कहां से कहां कन्वर्ट होगा, अपने फ्री स्टेट से उस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। आप रिएक्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें लिख लेना आगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग इस चेंज, during its change, during its change from free state, from free state, free state to that compound, to that compound। आप समझ रहे हो? किसी भी कंपाउंड के अंदर आप एक पर्टिकुलर एटम का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो क्या बताता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितना हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितना है, या टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है ना, टोटल वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये चीज बताता है। आप सिंपल ऐसे कह सकते हो कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिग्री बताता है, डिग्री क्या बताता है, डिग्री बताता है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताता है। समझ रहे हो?
तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसे फटाफट नोट करो और इसको एग्जांपल से जरा समझते हैं, ठीक है ना। फटाफट नोट करो, फिर एग्जांपल देखते हैं जरा। कर लो भाई, कर लिया सबने नोट? चलो आगे देखो जरा। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो जरा, कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये दो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन टेट्रा कोवलेंसी शो करता है, चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है ना, लीनियर होता है। अब यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी कंपाउंड के अंदर जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हो, तो आपको यहां पर आयनिक मान के ही करना पड़ता है, क्योंकि आयनिक अगर मानोगे तभी तो आप रियल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, ठीक है ना। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर तो कोई रियल चार्ज होता ही नहीं है, वहां तो फॉर्मल चार्ज, सूडो चार्ज, ये सब होता है, नकली चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आपको आयनिक ही मानना पड़ेगा। तो कार्बन जितने भी एटम के साथ जुड़ा हुआ है, आप सारे बॉन्ड्स को क्या मानोगे, आयनिक मानोगे, और उसी के बेसिस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। समझ रहे हो, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना आपको। अब आपको इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव देना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पॉजिटिव देना है। लेकिन कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, भाई उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उसी के बेसिस पे आप करोगे, ठीक है ना। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो इसके कार्बन का है और दो ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो एक एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, दो का ही है, तो उसी के बेसिस पे आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से आपका ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और कार्बन पे क्या आ गया, +2। तो जैसा इधर है वैसे इधर भी कर दो, इस पे आ गया -2 और इधर से आ गया इसका +2, तो कार्बन पे टोटल चार्ज कितना आ गया, +4। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। क्या है, +4। तो आप इस तरीके से ही निकालोगे, सारे कोवलेंट बॉन्ड्स को आयनिक मानोगे, तभी आप चार्ज का, ठीक है ना, रियल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। समझ गए। और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं मिथेन ले रहा हूं, मिथेन, तो CH H और H, कार्बन यहाँ पे भी चार बॉन्ड बना रहा है, पर चार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 2.5 होता है, हाइड्रोजन के लिए 2.1 होता है, रेफरेंस है पाउलिंग स्केल में, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 3.5, पता है हमें इतना। तो यहाँ पे देखो जरा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, यहाँ पे भी कार्बन का। तो देखो कैसे करोगे, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एक एटम के लिए तो एक ही है, तो आप +1 -1 का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है ना। तो -1 किसको देना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको -1, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर +1 दोगे, ठीक है। तो इधर से आ गया इस पे -1, इधर से भी आ गया -1, इधर से भी आ गया -1, इधर से भी आ गया -1, तो टोटल चार्ज कार्बन पे कितना हो गया, यहाँ पे -4। तो मिथेन के अंदर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, -4 होता है। क्या होता है, -4। आगे देखो नेक्स्ट। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं और एक क्लोरीन लगा देता हूं, ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड है। तो बना लेते हैं भाई से, इसमें भी मुझे कार्बन का ही निकालना है, हाइड्रोजन 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 एंड एक क्लोरीन है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो, कार्बन हाइड्रोजन अभी बताया कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इधर से आया -1, इधर से आया -1, इधर से आया -1, पर कार्बन क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 3.0 होता है, ठीक है। तो इस पे हो गया -1, इस पे हो गया +1। अब कार्बन पे टोटल 3 नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। तो इसके अंदर मिथाइल क्लोराइड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। और देखो जरा, अब मैं क्या करता हूं, एक और हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो CH2Cl2 हो जाएगा। अब इसमें मुझे कार्बन का निकालना है, तो CH क्लोरीन क्लोरीन। अब यहां देखो जरा, तो कार्बन हाइड्रोजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे आ गया -1, इधर से -1। कार्बन क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर से आ गया इस पे +1 और इधर से आ गया +1, तो आपका 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया।
ठीक है, अब एक और हाइड्रोजन हटा देता हूं, ये लो, एक और हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो CH Cl3, ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो CHCl, यहां पे देखो जरा, तो कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव। अब कार्बन हाइड्रोजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऊपर से आ गया क्या? -1। ठीक है, अब 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इसका? +2 हो गया। तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +2 है। कितना है? +2। बात समझ रहे हो? अब नेक्स्ट देखो जरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें भी कार्बन का ही निकालना है। तो CCl, कार्बन क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? -1 -1 -1 -1। तो टोटल कितना हो गया? सॉरी, प्लस प्लस। ठीक है ना? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे -1, इस पे +1, तो चारों तरफ से इस पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? +4 होता है। क्या होता है? +4 होता है। इतनी बात समझ आ गई है सबको? ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन वहां पे इसको एक्सप्लेन करा था, ठीक है ना, आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो। समझ की बात है? तो ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको लग रहा होगा ये तो मैंने बताया नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। ठीक है ना, ये सेम ही होता है। अब सुनो मेरी बात, कैसे? अब देखो, कंपाउंड है, एक पर्टिकुलर एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, निकाला भाई, ठीक है। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम के लिए होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हमेशा पर एटम के लिए होता है। लेकिन अगर उस कंपाउंड में जिस एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, अगर वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो चलो एक ही है ये कार्बन, ठीक है ना, ऐसा इसमें कोई है नहीं, पर मान लो कि ऐसा आ जाए कि जिसमें एक से ज्यादा हो, तो फिर आप वहां पे टोटल देखोगे, टोटल है, टोटल, पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक एटम के लिए लिखते हैं और वही लिखा जाता है। ठीक है ना? पर मैं वो कह रहा हूं कि अगर मान लो कि दो है, मान लो कि दो है, तो एक पे मान लो +3 है, तो दो पे कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो जो आपका टोटल निकल के आया ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, फर्क यही है, बस है, फर्क यही होता है। पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम दोनों को सेम लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना पर एटम, वही क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। चलो ये भी लिख लो, स्टार ला के लिख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, फटाफट इसे नोट करो और फिर इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे रूल्स को समझेंगे। ठीक है, और इस रूल का आपको यूज करना है, इसे फॉलो करना है। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर एलिमेंट है, मतलब अगर कोई दूसरा एग्जांपल आता है, कोई दूसरा कंपाउंड है जिसमें आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, तो आप उन रूल्स का यूज करोगे। ठीक है ना, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसे नोट करो और फिर आगे हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे और आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, करो, कर लिया भाई सबने? चलो आगे देखो जरा, नेक्स्ट अब रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के यहाँ पे कुछ रूल्स है, हम यहाँ पे 10 रूल्स करेंगे। ठीक है ना, ये बनाया मैंने 10 रूल्स है। तो देखो यहाँ पर पहला देखो क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ये पहला पॉइंट है, पहला रूल है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट है, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। याद रखना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि, फॉर एग्जांपल जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, ऑक्सीजन ओजोन में भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, ठीक है, P4 हो गया, S8 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब आपके, या फिर आपका मान लो सोडियम आ जाता है, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, या फिर कार्बन, ये सब।
तो ये सब क्या अपनी फ्री स्टेट पे प्रेजेंट है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट पे प्रेजेंट होता है, ऑलवेज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है, ऑलवेज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो जरा, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि अगर कोई भी जैसे एलिमेंट का एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्या लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट है इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। अगर भाई किसी भी एलिमेंट का आप एलोट्रोपिक फॉर्म ले रहे हो, एलोट्रोपिक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, पर जनरली आपको तो ग्रेफाइट ही मिलेगा भाई, वही तो नेचुरली अकरिंग ज्यादा है। ठीक है, तो ग्रेफाइट मिलेगा आपको, ग्रेफाइट वही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ग्रेफाइट, डायमंड नहीं है, याद रखना। ठीक है ना, ग्रेफाइट है। और वही है कि भाई अगर डायमंड भी आता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो ही होगा। एलोट्रोपिक फॉर्म में अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, दोनों में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ठीक है, कार्बन का ही एलोट्रोप है। इसी तरीके से सल्फर का देखो, सल्फर आपका रोम्बिक सल्फर हो गया, रोम्बिक सल्फर हो गया, या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। ठीक है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। फोस्फोरस का देखो जरा, रेड फोस्फोरस होता है, रेड फोस्फोरस, या फिर व्हाइट फोस्फोरस होता है, व्हाइट फोस्फोरस होता है, रेड फोस्फोरस है, व्हाइट फोस्फोरस है। ठीक है, ये सब। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। समझ गए? तो नोट कर लो भाई इसे फटाफट। ठीक है, तो ये दो रूल्स हमने पढ़ दिए हैं। ठीक है, नोट करो इसे, कर लिया भाई सबने? चलो अगला पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ एन अलॉय आर जीरो। अगर कोई भी कंपाउंड का आप अलॉय ले रहे हो, अलॉय, ठीक है, क्या लिखा है, ठीक है ना, मतलब कोई कोई भी हो, किसी का भी अलॉय हो, ठीक है, तो जब भी कोई अलॉय होगा ना, तो उसके अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। कंपाउंड नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कंपाउंड गलत है कहना। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको अलॉय दे दे, कोई अलॉय दे दे, तो आपको मालूम है कि अलॉय क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो वो अलॉय डिफरेंट डिफरेंट मेटल के, ठीक है ना, मिक्सिंग करने से बना, जहाँ पे उसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट जितने भी मेटल्स होंगे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। वैसे नॉन मेटल का भी होता है, ठीक है ना, पर मैं कह रहा हूँ सारे कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सभी कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखो ब्रास है, जैसे देखो ब्रास है, ब्रास, ब्रास किसका होता है, कॉपर प्लस जिंक का होता है। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो, और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। मतलब अगर कोई अलॉय लेके आते हो आप, उस अलॉय में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सभी कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। ऐसी ब्रॉन्ज देखो जरा, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कौन कौन होता है, कॉपर होता है और टिन होता है। तो दो ही कंपोनेंट है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील ले लो, स्टेनलेस स्टील, इसमें तो कई सारे मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन तो है ही है, ठीक है ना, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, और बहुत स्मॉल अमाउंट में कार्बन होता है। ठीक है ना, जो हमें आयरन मिलता है वो पिग आयरन मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से, उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, इंप्रूव करने के लिए उसको कास्ट करा जाता है। ठीक है, तो उसके आप अलॉय बना के उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो कार्बन ही यहाँ डिसाइड करता है। ठीक है, कार्बन की अगर परसेंटेज ज्यादा होगी तो उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी खराब हो जाती है, तो कार्बन की परसेंटेज को ही कम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जितने कंपोनेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। अगर मैं सोडियम अमलगम ले लूं, सोडियम अमलगम, ये भी क्या है, अलॉय है, किसका, सोडियम और मरकरी का, सोडियम और मरकरी। और याद रखना यहाँ पे मरकरी को सोडियम में डिसॉल्व करते हैं, मरकरी को सोडियम, सोडियम को मरकरी में नहीं। ठीक है ना, मरकरी को सोडियम में डिसॉल्व करा जाता है। तो ये क्या आपका लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। ये हो गया आपका NaHG, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर आपको कोई अलॉय देता है तो अलॉय में सारे कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका थर्ड हो गया। अगला देखो जरा, नेक्स्ट फोर्थ, क्या कहता है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लिगेंड्स कहते हैं। देखो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको लिगेंड्स मिलेंगे,
लिगेंड्स क्या होते हैं? ये डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं उनको डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जो लिगेंड्स होते हैं वो आपके अनायनिक लिगेंड्स हो सकते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड आता है, कोई न्यूट्रल लिगेंड के साथ कंपाउंड बना हुआ है, तो याद रखना न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उस, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, जीरो। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। पर याद रखना आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कैटायनिक लिगेंड भी होता है। अगर ये न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो ठीक है ना, चार्ज कितना लोगे? जीरो लोगे। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन अगर ये कैटायनिक होगा, अगर ये कैटायनिक होगा, Na पॉजिटिव है, नाइट्रोसोनियम, पहले नाइट्रोसोनियम पढ़ते थे, फिर इसके बाद हम ठीक है ना क्या पढ़ते हैं, इसको नाइट्रोसीलियम पढ़ते हैं। आप समझ रहे हो? तो अगर ये NO पॉजिटिव कैटायनिक लिगेंड होगा, याद रखना, ठीक है ना, न्यूट्रल है तो जीरो, लेकिन कैटायनिक है तो फिर क्या लोगे आप? यहाँ पे NO पॉजिटिव लोगे। ठीक है, ऐसे ही आपका वाटर होता है, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, फोस्फीन हो गया, PH3 हो गया, ट्राइफिनाइल फोस्फीन हो गया, PPH3। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना इनका चार्ज, ओवरऑल चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जीरो लिख दे रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट करो इसे। तो 4 रूल्स हमारे हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, करो, कर लिया भाई सबने? चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो जरा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन when combined with known metals is +1 and is -1 when combined with active metals metal hydrides। ठीक है, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और -1। ठीक है, अब हाइड्रोजन +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? जब हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन करता है तो वो अल्कली मेटल की तरह काम करता है। अब अल्कली मेटल की तरह काम करेगा तो ऑलवेज +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो याद रखना जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ता है तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल से ही जुड़ता है तब वहां पे वो नॉन मेटल की तरह काम करता है, मतलब हेलोजन की तरह। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और जब मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, जब मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, वो अल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है और हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसलिए आप हाइड्रोजन का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि नॉन मेटल आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो नॉन मेटल का हाइड्राइड होगा, मतलब कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। वो क्या होता है? कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, तो पहले देखो, चलो कोवलेंट हाइड्राइड देख लेते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 13 से नहीं, 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मीथेन है, मीथेन हो गया, 15 में NH3 हो गया, फिर इसमें इसी में PS3 भी आ जाता है। ठीक है, PS3 आ जाता है। फिर आपका 16 में वाटर हो गया, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और फिर आपका हेलोजन का हाइड्राइड हो गया। हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका HF, HCl, HBr एंड HI, ये कुछ भी हो सकता है आपका। आप समझ रहे हो? तो इन सब में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इस कोवलेंट हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। तो याद रखना जब भी आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? ऑलवेज +1 रहेगा, और +1। ठीक है, अब जरा मेटालिक हाइड्राइड देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन करेगा मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी ब्लॉक वाले नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन वाले ले रहा हूँ। तो वहां पे आपको आयनिक हाइड्राइड्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आयनिक हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स हैं। ठीक है भाई, ये +1 लिखा हुआ भाई, सही से देख लेना, +1। इसको अलग कलर में ही लिख लेते हैं यार, इससे लिख लेते हैं। ये क्या है? +1। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स में।
अब मैं आयनिक हाइड्राइड्स बना रहा हूँ, ठीक है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये हेलोजन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा -1 रहेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लो जरा, इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि आपका लिथियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, ये सब सब, ठीक है। तो इन सब में क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और जबकि कोवलेंट हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ेगा +1, और जब भी हाइड्रोजन मेटल से जुड़ेगा तो -1। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया भाई, पांचवा पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, 6 पॉइंट देखो जरा, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑलवेज +1 होता है, ठीक है। और आगे क्या कहता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है इन ऑल कंपाउंड्स। अल्कली का भी, ठीक है ना, +1 होगा इन ऑल कंपाउंड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है इन ऑल कंपाउंड्स में +2 होता है, +2 होता है, ठीक है ना। अब देखो अल्कली मेटल्स पहले ग्रुप के हैं, पहले ग्रुप के हैं, ठीक है। तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। तो जब भी वो कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पे वो +1 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अल्कली के लिए +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 हैं, ठीक है। तो जब भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं तो वहां पे वो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अब इसके जरा एग्जांपल देख लो, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं अल्कली मेटल्स हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तो हम लेते नहीं, रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सबका क्या होगा, +1 होगा। ये आपके अल्कली मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखो जरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन आ जाएगा आपका, जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्टोर्नियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सब आपके हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2 रहेगा। आप समझ रहे हो। तो अल्कली के लिए +1, अल्कली के लिए +1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2 रहेगा। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स हमारे हो गए, अभी और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, फटाफट नोट करो। कर लिया सबने भाई, चलो आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जरा। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड में होता है, परऑक्साइड में होता है, सुपर ऑक्साइड में होता है, ओजोनाइड में होता है। तो जब ऑक्सीजन ये अलग अलग इसमें प्रेजेंट होगा तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो सब में देखते जरा इसे, ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीजन जब ऑक्साइड में होता है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव होता है। क्या होता है, O2 नेगेटिव है। तो जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड में होता है तो हर एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि लिथियम का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है। आप समझ रहे हो, ये सब एग्जांपल्स हो गए इसके, ठीक है। परऑक्साइड देखो जरा, परऑक्साइड, परऑक्साइड में क्या होता है, O2 नेगेटिव होता है। मतलब जब आपका परऑक्साइड लिंकेज होगा, परऑक्साइड लिंकेज कैसा होता है, परऑक्साइड लिंकेज O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये वाला दूसरा जो बॉन्ड होगा, मान लो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आप बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को दे सकते हो। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, एक नेगेटिव ये आ गया। तो याद रखना भाई, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, लेकिन जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से, उसे सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ना होता है। अगर वो दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये परऑक्साइड लिंकेज होता है। ये क्या होता है, परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज है। बात समझ रहे हो। तो परऑक्साइड के केस में, परऑक्साइड के केस में हर एक ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -1 होगा। 2 पे कितना है, -2, तो 1 पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड,
ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, आपको नाम नहीं पता होता है, ठीक है ना, फिर आपको ये करना पड़ता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना पड़ता है। अगर -1 आ रहा है तो समझ जाना कि परऑक्साइड है वो, -1 है तो समझ जाना परऑक्साइड है, ठीक है। ये हो गया। लिथियम परऑक्साइड नहीं बनाता, सोडियम बनाता है, सोडियम परऑक्साइड हो गया, या फिर पोटेशियम परऑक्साइड हो गया, K2O2 हो गया, ये सब हो गया आपके, ठीक है। अब जरा देखो सुपर ऑक्साइड, देखो सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 सिंगल नेगेटिव होता है, O2 सिंगल नेगेटिव है, मतलब दो ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो एक पे कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो जरा। अब लिथियम नहीं बनाता, सोडियम नहीं बनाता, पोटेशियम बनाता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2, रुबिडियम बनाता है, रुबिडियम बनाता है, ठीक है ना, RbO2 हो गया। ये सब क्या है, आपके सुपर ऑक्साइड है, जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -½ होता है। कितना, -½ ठीक है ना, मतलब -1/2 होता है, या -0.5 होता है, ठीक है। अब अगला देखो जरा, ओजोनाइड है, ओजोनाइड है। ओजोनाइड क्या होता है, ओजोनाइड क्या होता है, O3 नेगेटिव। ओजोनाइड क्या होता है, O3 नेगेटिव है, मतलब 3 ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है, 3 ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है, ठीक है। तो एक पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम के लिए होता है भाई, आगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम के लिए होता है, तो 3 पे -1 का चार्ज है, तो एक पे कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/3। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे KO3, KO3 ये आपका ओजोनाइड होता है। तो याद रखना, जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड में होगा तो हर एक ऑक्सीजन पे -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -½ ओजोनाइड में -1/3 होता है। समझ गए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन क्या प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, करता है, करता है। वैसे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव, 4 ही आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, आपका फ्लोरीन, जिसके लिए वैल्यू कितनी है, 4 अकॉर्डिंग टू पाउलिन स्केल। फिर ऑक्सीजन 3.5, फिर आपका नाइट्रोजन 3.0, फिर क्लोरीन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन और क्लोरीन के लिए वैल्यू होती है 3.0, सेम होती है, पर नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ग्रुप में छोटे साइज के होते हैं, तो नाइट्रोजन से बड़े साइज का कौन है, क्लोरीन है। और जितने छोटे साइज का एटम होता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है, तो वैल्यू सेम होने से, ठीक है ना, होने के बावजूद भी क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू क्लोरीन है। समझ गए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, देते नहीं है, खींचते हैं, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको जनरली ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही देखने को मिलेंगे। इसमें मिलेंगे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ये देखने को मिलेंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है, नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे, कुछ कंपाउंड, 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन प्लस का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे मैं स्टार ला के लिख देता हूँ, स्टार ला के लिख देता हूँ, जैसे ये वाला देखो, OF2, OF2 अगर ये वाला कंपाउंड है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पे निकल के आता है +2, ठीक है। और दूसरा होता है O2F2, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो निकल के आता है +1। कितना निकल के आता है, +1, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। फ्लोरीन -1 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑलवेज इन ऑल कंपाउंड्स, एक को छोड़ के, हाइपोफ्लोरस एसिड है वहां पे वो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नहीं तो बाकी जितने भी कंपाउंड्स है सब में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। आप रख लो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसे x मान लो, x -2। और ओवरऑल कंपाउंड कैसा है आपका, न्यूट्रल है भाई, कंपाउंड तो न्यूट्रल ही होता है, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। यहाँ पे देखो 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे ये +1 में, यहाँ पे ये +2 में, तो ऑक्सीजन यही तो कंपाउंड में प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। बाकी तो यही है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है। नोट करो, तो ये आपका 7 पॉइंट हो गया है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 7 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, नोट करो। आ जाओ भाई, अगला पॉइंट देखो जरा, अगला पॉइंट है, आ गया फ्लोरीन का। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो भाई नेगेटिव में ही तो आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में थोड़ी ना होगा,
ठीक है, बात समझ रहे हो? तो फ्लोरीन जो है इन ऑल कंपाउंड्स -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है। अब -1 में ही क्यों होता है भाई? फ्लोरीन 70 ग्रुप एलिमेंट है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 1 चाहिए, तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है। ठीक है ना? तो इसलिए वो ऑल कंपाउंड्स में -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्सेप्ट हाइपोफ्लोरस एसिड जहां पे वो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से मुझे हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, सब में। ठीक है, लेकिन जो दूसरे हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन के नीचे, जो दूसरे हेलोजेंस आते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो -1 के साथ साथ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन करता है, जैसे ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, फ्लोरीन कंबाइन कर रहा है, तो फिर वहां पे वो और भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आप समझ रहे हो? अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 का तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर गेन करते हैं तो -1। ठीक है, अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो +1। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो +3, एक और एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो +5, और तीसरे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तीन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इस पे। ठीक है, तो एक कर गया तो 3, 2 करा तो 5, तीसरा गया तो +7। तो जितने इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इनसे आप निकाल के इनको समझ सकते हो। यहाँ पे देखो HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। ये अपनी फ्री स्टेट में 0। यहाँ पे निकालो तो X -2, जब तक जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, मतलब कंपाउंड में जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, अगर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई गलती नहीं आ रही है, तब तक आप ऑक्सीजन का ऑक्साइड ही लोगे। अगर कोई गलती आ गई है तब आप परऑक्साइड लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी ऑक्साइड ही ले रहा हूँ। तो ऑक्साइड में हर एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? -2 का चार्ज होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो इसके ऊपर चार्ज होता है, ये मॉलिक्यूलर आयन है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। ठीक है ना, कि न्यूट्रल होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिखोगे, या आयन है तो जो चार्ज होगा वही, ठीक है ना, इज इक्वल टू लिखोगे। बात समझ रहे हो? इज इक्वल टू वही लिखोगे आप। तो -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? +1 आ गया। तो क्लोरीन यहाँ पे +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ पे निकालो x -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। यहाँ पे निकालो x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5 है। यहाँ पे निकालो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये +7 आ जाएगा। ये वाला देखो जरा, ये वाला, तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है, कि डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो आपका 2 और 2 4, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा इसका? 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा आपका? ये +1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 होता है। और जब भी हम ऐसे निकालते हैं तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकलता है भाई। याद रखना, अगर एक एटम से ज्यादा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहते हो, अगर वो कंपाउंड में एक से ज्यादा है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाला जाता है। एवरेज है, समझ रहे हो? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो +1। Cl2O6 देखो, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। यहाँ पे कितना है? +7। यहाँ पे कितना है? ये +1, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो -1, और ये +1। यहाँ पे देखो, ये कितना हो जाएगा? +3। ये कितना हो जाएगा? +5। ये कितना हो जाएगा? +1। ये +3, +5, और ये +7। बात समझ रहे हो? तो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जितने भी हेलोजन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो -1, +1, +3, +5, +7, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक है भाई, नोट करो, ये आपका 8वां पॉइंट था। ठीक है, नोट करो। आगे देखो जरा, अगला देखो जरा, 9th है। अगला देखो 9th है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेडिकल्स इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। कई बार क्या होगा, रिएक्शन में आपको कोई आयन दे रखा होगा, आयन दे रखा होगा। तो देखो, आयन जो होता है सिंगल एटम का भी आयन हो सकता है, और आपको मॉलिक्यूलर आयन भी दे सकता है। पर याद रखना, जब सिंगल एटम का आयन देता है ना, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जो उस पर चार्ज होता है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूलर आयन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूलर आयन थे, ये सारे क्या है? ये क्या है? आपके मॉलिक्यूलर आयन है।
ये क्या आपके मॉलिक्यूलर आयन है, ये मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है। तो इन पे जो चार्ज है ना, वो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, कहीं ये सोच रहे हो एक एटम का अगर कोई आयन बना रखा है तब उस पे जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर पॉजिटिव है तो कैटायनिक रेडिकल्स, अनायनिक अगर नेगेटिव है तो अनायनिक रेडिकल्स है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो जरा कैटायनिक रेडिकल्स, देखो जरा कैटायनिक रेडिकल्स, कैटायनिक रेडिकल्स हैं। जैसे आपका H पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया। सिंगल एटम का बनाना है, मॉलिक्यूलर नहीं करना है। मॉलिक्यूलर पे तो जो चार्ज होगा, ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, कहीं जो सोच रहे हो नहीं होता, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, या फिर Fe3 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव है। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, जितने मर्जी लिख लो। तो सिंगल एटम का आयन लिखा हुआ है, कैटायनिक रेडिकल्स हैं, तो जो इन पे चार्ज है ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अनायनिक रेडिकल्स देखो जरा, अनायनिक रेडिकल्स है, अनायनिक रेडिकल्स हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन का ही देख लेते हैं, ये आपका प्रोटॉन होता है और नेगेटिव आ जाए तो हाइड्राइड होता है, ठीक है, हाइड्राइड है। एफ नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, आई नेगेटिव हो गया, आई नेगेटिव हो गया, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा इसमें, जैसे मान लो कि आपका O2 नेगेटिव आ रहा है, N3 नेगेटिव आ रहा है, ये सब सिंगल का करना है भाई, सिंगल का, ठीक है, सिंगल का करना है। जो इस पे चार्ज होगा ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आप कहीं सोच रहे हो कि मैं OH नेगेटिव लिख दूं, ठीक है, तो ये इस पे -1 का चार्ज है, वो इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं, गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होता। Cn नेगेटिव है, ठीक है, ये इस पे जो चार्ज है ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं, ठीक है। या अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन जो इस पे चार्ज है +1 का, वो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं। मॉलिक्यूलर आयन में नहीं होता ऐसा, मॉलिक्यूलर आयन में तो आपको निकालना पड़ेगा, उसमें तो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो। तो ये इसके लिए था, सिर्फ है इसके लिए था, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट था आपका, 9 पॉइंट है। अब 10वां पॉइंट, ठीक है ना, करेंगे लास्ट, फटाफट नोट करो। 10वां पॉइंट देखो, 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, यहां देखो क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन न्यूट्रल कंपाउंड। अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो वहां पर क्या होता है कि सभी एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बात समझ रहे हो, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा आपका उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इससे आप उसका फॉर्मूला भी बता सकते हो, फॉर्मूला भी बता सकते हो, समझ रहे हो, करेंगे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं K2Cr2O7 ले रहा हूं, K2Cr2O7, यहां पे देखो जरा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आता है वो निकाल देता हूं, ठीक है। 2 हो गया प्लस 2x हो गया -14 इज इक्वल टू, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो जरा, तो ये क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू +6, तो क्रोमियम यहाँ पे +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई कोई भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसमें सभी एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक है। कर लो भाई, पोटेशियम 1 पे +1, 2 पे +2 हो गया। क्रोमियम 1 पे कितना है, +6, 2 पे +12 माइनस ऑक्सीजन पे देखो जरा, ऑक्सीजन पे 1 पे -2, ऑक्साइड है, ऑक्साइड में हर एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो 14 पे कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 7 पे कितना हो जाएगा, 14, तो -14 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आ गया 0, देख लो 0 आएगा हमेशा, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा। अगर 0 नहीं आएगा तो कंपाउंड न्यूट्रल कैसे रहेगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो दिक्कत किसी को इसमें। अब इसका ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो जरा, क्या कहता है अगले पॉइंट पे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन आयन। अब आयन है आपके पास है, तो आयन के अंदर आपके जितने भी एटम्स होंगे, अगर सिंगल एटम है तो वो तो करना ही नहीं है, ठीक है, उस पर जो चार्ज होगा वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन में कई एटम्स होंगे,
ठीक है, तो जितने भी एटम्स होंगे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जो उस पर चार्ज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये वाला ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे ले लो ये आप, यही Cr2O7 2 नेगेटिव ले लिया मैंने, डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 2 नेगेटिव है। यहाँ पे देखो अभी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, तो 2x माइनस में 14 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +6 है। अब यहाँ पे देखो आपका ये क्या कहता है कि इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर आयन में जितने भी एटम्स है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा, इसके चार्ज के बराबर आएगा, तो -2 के बराबर आना चाहिए। तो देख लो एक पे कितना है क्रोमियम, +6 है, दो पे कितना हो जाएगा, +12 है। ऑक्सीजन ऑक्साइड में हर एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो -14, तो कितना आ गया आपका ये, -2 आ गया। आप समझ रहे हो, तो ये मॉलिक्यूलर आयन में ऐसा करना होता है। मॉलिक्यूलर आयन में जो चार्ज होता है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, वो निकालना पड़ता है, वो तो सिंगल एटम के लिए था। समझ गए, तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो यही 10 रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट या एटम इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड। समझ गए, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन देगा, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एटम का निकालना है, तो आप इन रूल्स का यूज करोगे। आई होप ये सब आपको सारे पॉइंट्स, आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलो अब इसमें देखो जरा, अब मैं ये खत्म हो गया, इसमें आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। लिख लेना, ताल ला के लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, फ्रैक्शनल भी होता है। करोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो, तो ये 10 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स कभी भी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं, अगर क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो थर्ड पीरियड से होते हैं एलिमेंट्स, उनके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले से लिख देता हूँ कि कौन कौन, ठीक है ना, मतलब कौन कौन जो आपके मेटल्स हैं, पी ब्लॉक हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसे नोट करो, फिर अगले उसमें कर लेते हैं। ठीक है, लिखवा देता हूँ। चलिए भाई, चलो आ जाओ। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज मोस्ट कॉमनली शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट देख लो पहले, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो जरा, जैसे यहाँ पे देखो आपका जो 15 ग्रुप एलिमेंट है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वैसे -3 से +5 पे जाता, अपना लोन करता है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स उससे नहीं। नाइट्रोजन आपका -3 से लेके +5 पे होता है। ठीक है, होता है। फोस्फोरस जो है ना, फोस्फोरस है, ये आपका -3 से लेके +5 तक होता है, ये भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे इसकी वजह से हो जाता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर और वैलेंसी को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, पर ये अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा सकता, ये अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा सकता, ये याद रखना। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन का मैंने आपको बता ही दिया है, वही है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर देख लो, सल्फर आपका -2 से, ठीक है, +6 से, मतलब ये -2 पे भी होता है। ठीक है, और फिर आपका +2 पे भी होता है, और ये आपका +4 पे भी होता है, +6 पे भी होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ठीक है, -2, शेयरिंग कर रहा है +2। ठीक है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जम कर गया तो +4, दोनों कर गए तो +6 है। ठीक है, ग्रुप 17 में देखो, ग्रुप 17 है, तो फ्लोरीन का बता दिया -1, क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपका -1 से +7 है, मतलब -1 करता है, ठीक है, +1 करता है, +3 करता है, +5 करता है, ठीक है, +7 करता है। ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। वैलेंसी, ठीक है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ही होती है। ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो आप किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है ना, 6 तक ले जा सकते हो। ठीक है, अब जरा ट्रांजिशन मेटल्स देख लो एक बार। ट्रांजिशन मेटल्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि सारे के सारे मेटल्स हैं तो इसे ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब क्यों कहते हैं वो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल्स में इनकम्प्लीटली फिल्ड
इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन ग्राउंड स्टेट एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो। ठीक है, जैसे देखो मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, 3D सीरीज है, 3D सीरीज है, तो इसमें आपका स्कैंडियम +2 में +3 में, ठीक है, +2 +3 में हो गया। टाइटेनियम आपका 3 में होता है, +2 +3 +4 हो गया। वेनेडियम 4 में होता है, +2 +3 +4 +5 है। ठीक है, क्रोमियम जो है 3 में होता है, +2 +3 +6 में हो गया। मैग्नीज 4 में होता है, मैग्नीज 4 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया एंड +7 हो गया। मैक्सिमम इसका +7 होता है। ठीक है भाई, +7 मैक्सिमम होता है। फिर इसके बाद आता है आपका मैग्नीज के बाद क्या आएगा, 25-26 है। आयरन हो गया, आयरन हो गया, ये +2 और +3 में होता है। कोबाल्ट हो गया, ये भी +2 +3 में होता है। निकल हो गया, +2 +3 में होता है। ठीक है, ये सब तो कहां तक आ गए, 28 तक आ गए, 28 तक है। आगे देखो जरा, कॉपर, कॉपर, कॉपर जो है वो +1 क्यूप्रस, +2 क्यूप्रिक है। जिंक +2 में होता है। इससे नीचे कैडमियम मरकरी, ठीक है, कैडमियम +2 में होता है, कैडमियम +2 में होता है। लेकिन मरकरी जो होता है वो कॉपर जैसी शो करता है, +1 एंड +2, मरकरस एंड मरकुरी के, इस तरीके से। ठीक है, प्लेटिनम +2 +4 होता है, गोल्ड +1 +3 होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये, वेरिएबल। ठीक है, पी ब्लॉक वाले भी करते हैं पर थर्ड से, सेकंड वाले नहीं, थर्ड से। ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल्स ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, करने तो बहुत सारे करते हैं यार, बहुत सारे करते हैं, कोई दिक्कत किसी को इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, अगर 3D सीरीज की बात करोगे, 3D सीरीज है, अगर 3D सीरीज की बात करोगे तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन शो करता है, मैग्नीज करता है। कौन करता है, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। और कितना करता है, +7। कितना करता है, मैक्सिमम +7 करता है, याद रखना। इसके एग्जांपल देख लो जरा, फॉर एग्जांपल जैसे कि Mn2O7, ठीक है, या फिर KMnO4, दोनों में ये क्या है, आपका +7 है। दोनों में क्या है, ये +7 है, +7 +7। ठीक है, 4D सीरीज में, 4D सीरीज में, 4D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, 4D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, जल्दी बोलो, कौन करता है, रुथेनियम। कितना करता है, +8। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, RuO4, रुथेनियम। 5D सीरीज में, 5D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन करता है, ओस्मियम। ठीक है, आयरन की फैमिली में आता है, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। ठीक है, ये भी +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, OSO4 +8 है। मैंने आपको 3D में बता दिया कौन शो करता है मैक्सिमम, मैग्नीज। 4D में रुथेनियम, 5D में ओस्मियम। ठीक है, रुथेनियम ओस्मियम दोनों +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि मैग्नीज +7 का करता है, +7 का करता है। ठीक है, तो ये सब था आपका आज की क्लास में। हमने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड उसके रूल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स वहां पे किसी पर्टिकुलर आइटम का निकालेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ के आओ। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।